नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिनके साथ उपस्थित हूं उनकी प्रशंसा के लिए मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है जिस शब्दों से मैं उनकी प्रशंसा कर सकूं या उनके बारे में बता सकूं। फिर भी मैं इनके चरणों की वंदना करता हूं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु जी, आपका हमारे चैनल अर्पण ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि गुरुजी मुझे विदित है कि जो मेरा बाल्यावस्था है, जो मेरा बचपन है, जो मेरे संस्कार हैं, आपके इर्द गिर्द ही बीता हुआ है। कहीं न कहीं आपके जो मार्गदर्शन मुझे मिले हुए हैं उससे मैं कुछ न कुछ कर रहा हूं। तो आज आपको यहाँ पे लाने का मेरा उद्देश्य एक ही है गुरुजी, आज की जो समाज की व्यवस्था है और आज की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज परपाठी मर्यादाएँ हैं, और हमें आपके द्वारा, आपके मुखारबिंद से आप समाज को क्या बताना चाहते हैं, क्या कैसे लोग काम करें तो जिससे उनके जीवन में तरक्की हो, और क्या बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं कि जो सुधारा जाए तो इंसान आगे बढ़ सकता है। तो आपका स्वागत है गुरुजी। सबसे पहला मेरा एक ही जानना रहेगा गुरुजी कि जो बचपन के आपके प्रमुख खेल थे वो कौन से थे? आपके अपने खेल के बारे में अगर बताएंगे, आपके बचपन के जो प्रमुख खेल थे कौन से थे? हरिओम हरिओम। आदरणीय हमारी अवस्था 92 हो रही है। बचपन के हमारे अवस्था की खेल को हम क्या खेलते थे, कैसे क्या करते थे, इस विषय में मैं खेल में सबसे प्रथम था गुल्ली डंडा। क्या? गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा। और लकड़ी का इतना बड़ा गुल्ली बनाया जाता था और इतने बड़े डंडे से उसको खेलते थे। वह कुछ रूप ये हमको दिख रहा है जो आजकल ये खेलते हैं, क्या कहते हैं? हॉकी या बैट बॉल? हाँ, बैट जो बैट, है, जी हाँ, जी, बैट बॉल। ये गुल्ली डंडा वाला खेल अब ये रूप में आ गया है, हम यही मानते हैं। कहीं ना इसको बदल दिया गया है ऐसे। दूसरा खेल होता था हमारी अवधी भाषा में झाबोरी कहते थे, झाबोरी। दूसरे नाम इसका है बदी। बदी, अच्छा अच्छा। ये कार्तिक के महीने में जब खेत खूब जोता जाता था और उस पर हेंगा चला लिया जाता था तो खेत रात्रि में चमक आ जाती थी और उसी चमक में नौजवान लोग जा करके झाबुर खेलते थे। तो उसमें दो पार्टी हो जाती थी, एक अंदर एक बाहर, एक दूसरे को मार करके भागते थे, वो उसको पकड़ता था। अब बड़ा सुंदर खेल था और बड़ी तेजी से हो रहा था, आखिर रात खेला जाता था क्योंकि स्वतंत्रता थी। जी जी। तीसरा खेल एक था हरिओम हरिओम। तीसरा खेल था चाधुर। चाधुर माने एक आदमी पेड़ पर चढ़ता था और दूसरा उसको पेड़ पर ही छूने की कोशिश करता था और वो उस डाल से उस डाल से उस डाल से उस डाल पर अपना छलांग मार करके या कलाकारी करके, यह एक खेल, यह भी बहुत अच्छा चलता था। ये हमारे बचपन के खेल हैं। जी गुरु जी। तीसरा खेल था हुडू डुडुआ। ये अवधी भाषा है। जी जी। हुडू डुडुआ। जी। कुछ लोग उस तरफ हो जाते थे, कुछ लोग इस तरफ हो जाते, बीच में एक लकीरें बना ली जाती थी और उस तरफ से झाबोर झाबोर हुडू डुडू करते, उस तरफ से हुडू डुडू करते एक दूसरे को पकड़ते थे। ऐसा यही हमारे बचपन के 4-5 खेल बड़े मशहूर थे। खेल अब उसी का रूपरेखा कुछ बाहर अब निकल रहा है, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं न कहीं गुरुजी वो खेल था, वो आपके व्यायाम, आपके स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा प्रभावित था वो। और सावन भादों के महीने में हर गांव में नट आया करता था लड़ाने के लिए, कुश्ती लड़ाने के लिए, और दंड बैठक, इसका शरीर का बहुत ध्यान लिया जाता था।
बचपन में हमारे यह चीज़ तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि इन सब खेलों के बावजूद दंड बैठक कसरत और लड़ना भिड़ना दांव पेच सीखना ये बहुत ज़्यादा था। हाँ। जैसा कि गुरुजी आपने खेलों के बारे में बताया, ये जो हमारे दर्शक देख रहे हैं खेलों के बारे में उनको जानकारी होगी, क्योंकि आज की जो पीढ़ियां हैं उनको ये सब खेल के बारे में नहीं पता था। जैसे आपने झाबुरी बताया जिसका बाद नाम है बदी है, और आपने ये हुडू हुडू बताया, ये हमको नहीं पता था, हमें आपके मुखारबिंद से जान रहे हैं। और आने वाली पीढ़ियाँ और जो वर्तमान समय की पीढ़ियाँ हैं उनको ये सब पता चलेगी। गुरुजी ये जो समाज है, समाज की बात करें, पहले की समाज की अवधारणा कुछ अलग थी, आज के समाज की अवधारणा बिल्कुल विपरीत क्यों हो गई, इसकी वजह क्या है? हमारे समाज में अपने बचपन की बात जी बता रहा गुरुजी, हूँ जी जी कि हम 14 वर्ष के थे तब स्कूल जाने लगे, जी और स्कूल कितनी दूर पर था कि नहीं तो 3 किलोमीटर से कम नहीं था, जी पैदल जाना था। और उस समय जिस प्रकार से साधु लोग एक लंगोटी लगाते हैं, 14 वर्ष की अवस्था तक हम भी लंगोटी लगाए हैं। ये नहीं आल टुआल लंगोटी, ऐसी परिस्थिति भी थी। जी गुरुजी जी। और हो सका तो एक टुकड़ा सर ले लिया, ओढ़ लिया या सर पर रख लिया, इसी से हम लोग पढ़ने जाते थे। ये समय था। जी गुरुजी। और ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ थी। हम 14 वर्ष की अवस्था में यही पहन कर के विद्यालय जाते थे, और पढ़ाई बड़ी अच्छे ढंग से होती थी। जी 2 अध्यापक रहते थे जी और 100-125 से बच्चे थे, लेकिन ऐसे ढंग से वो ज़मीन पर पढ़ाते थे। ज़मीन पर वो सबके सामने बच्चों को काखा गाघा से लेकर के और आ ई तक लिख देते थे, और उसी के बरोबरी पर बच्चों को कहते थे कि अब इस पर तुम लिखो। ये हमारे सबके यहाँ पढ़ाई का है, और उसको देखते भी थे। राइटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, जी गुरुजी। लेकिन आजकल की पढ़ाई पर तो राइटिंग का तो पता ही नहीं क्या है, जी भगवान ही जाने। और पढ़ाई भी एक ऐसे ढंग से हो रही जो कुछ हो रही है। अभी भी सरकार परेशान है, जी और नाना प्रकार के तरीके बता रहे हैं कि ये ढंग से हो, वो ढंग से हो। हमारे समय में संस्कृत विद्या जो थी वो रटंत थी, रट डालो, आए हुण ढिल ढिक है हुण है हुण है, इसको रट डालो। जी। लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, रट डालो। ये जो 14 सूत्र की बात कर रहे हैं, 14 सूत्र। और आई ओड रिलेक एंग आउ छैवरट लड़ यम गंडम खप छट चताओ कपै अक्सर हल, ये 14 सूत्र की बात आप कर रहे हैं, ये 14 सूत्र की बात। तात्पर्य एक दाखला जी 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 कि पढ़ाई पर इतना जोर दिया जाता था कि जो पढ़ाया जाता था वो कंठस्थ कर दिया जाता कंठस्थ था। कर दिया जाता था, लेकिन आज तक क्या कहें, हर इच्छा। हर इच्छा। जी गुरुजी। अच्छा, गुरुजी, आपने जो विद्या के बारे में बताया, एजुकेशन शिक्षा प्रणाली के बारे में आपने बताया, बहुत सही बताया कि पहले के जो पढ़ाने के तरीके थे बहुत काफ़ी अलग थे। लेकिन मेरा एक ही सवाल है कि जो समाज को लेकर, ये जो समाज में लोग एक दूसरे को खींचते हैं, कहते हैं पहले इंसान के पास ज्ञान होता था, ज्ञान होते ही इंसान झुक जाता था। आज समाज की ऐसी दशा हो गई, ज्ञान और धन और पद तीनों मिलने के बाद इंसान समझ नहीं पाता अपने आप को, मेरे अंदर क्या हो गया है, ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? सबसे मुख्य चीज़ तो एक यह है कि अब नैतिकता पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है पढ़ाई के ऊपर। जी गुरुजी। और हमारे समय पर नैतिकता पिता है, माता, बड़े भाई, ओहो, यहाँ तक कि पहले हमारे ज़माने में बड़ा भाई श्रेष्ठ है, उसी के नाम से बाप की जितनी जगह जमीन जो कुछ संपत्ति सिर्फ थी। बड़े भाई के नाम हटाते थे, और वगैरह लिख दिया जाता था इसके लिए कि बड़े भाई जितने भाई होंगे सबको हो गया। सबको। लेकिन अब तो भाई भाई का हो सरकार के यहाँ फिर भी नहीं झगड़ा हो रहा है। हाँ, इसका जो प्रमुख वजह कहीं नैतिकता तो नहीं गुरुजी? जैसे आप जो बात कर रहे हैं नैतिकता की, अगर नैतिकता सिखाया जाए कि हमारे माँ बाप है, हमारे भाई है, हमारा परिवार है, हमारे समाज है, कहीं कहीं यही दिक्कत है कि अगर विद्यालयों में या समाज में इसकी कमी है,
इसको बताया नहीं जा रहा, आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है, बढ़ाया नहीं जा रहा है। तो बच्चों को जो संस्कार पहले दिया जाता था उस संस्कार से अब परे संस्कार है। एक चीज़ और हमारे ख्याल से कि आजकल विद्यालय में जितने अध्यापक हैं ज़्यादा में ज़्यादा हम समझते हैं 30-40 वर्ष, यानी अब उनकी पढ़ाई पूरी हुई कि वो विद्यालय में पहुँचे, तो स्वतः अनुभवी नहीं है, नैतिकता का ज्ञान नहीं है, वो का क्या। मैं जहाँ तक बनाऊँ, पहले एक शब्द होता था, एक पढ़ा होता है गुढ़ा होता है, एक पढ़ा होता है गुढ़ा होता है। कहते जो व्यक्तिगत प्रैक्टिकल अनुभव होता है वह कहीं न कहीं बहुत पढ़े लिखे ज़्यादा ज्ञान काम करता है, वो एक अनुभव होना चाहिए। खेल ही हमको खिलाया जाता था विद्यालय में, हाँ ऐसे ढंग की मेहनत का काम लिया जाता था। जाजिम एक होता था, हाँ लेजिम, जी जी जी। उसको लेजिम कहते थे, और उसको खींचने में और चढ़ाने में उसका ताल मिलाने में, अरे हम कहते हैं जिस समय पर खेला जाता था तो आनंद आ जाता था, बच्चों को भी आनंद आ जाता, देखने वाले को भी, कि वाह बच्चों को किस तरीके से वो शरीर का तोड़ मोड़ उसके साथ में था। लेकिन अब तो हर इच्छा क्या हो गया। गुरुजी एक मेरा और सवाल आपसे है कि भाइयों के प्रति जो पहले प्रेम था, मैंने ऐसे देखा कि इंसान के घर में अगर 6 भाई हैं, एक भाई कमाता था तो नीचे के 5 भाइयों के परिवार का जीवन भरण पोषण सब कर देता था। आज ऐसा क्यों नहीं है? बताया ना कि हमारे यहाँ अगर 4 भाई हैं, 6 भाई हैं, पिता के न रहने पर उनकी पूरी और बड़े भाई के नाम, केवल बड़े भाई के नाम रहता था, तो बड़े भाई सबकी रक्षा करता था, सबका हक देता था। और आज तो नहीं देंगे, आज तो नहीं देंगे, लेकिन बड़ा भाई वो गैरह लिख लिया जाता था बस। इसलिए पूरे भाई, अच्छा यही संस्कार बन गया कि बड़ा भाई, और जहाँ बिगाड़ता है वहाँ बड़े भाई से ही शुरू होता है आजकल बड़े भाई से, बड़े भाई से। जी जी। हाँ, क्योंकि उसकी शादी पहले हो जाती है, बाल गोपाल पहले हो जाते हैं, और उसको माया ज़्यादा घेर लेती है, इसलिए भाइयों को हड़पना या कुछ भी, हाँ उनके मन के अलग अलग द्वेष पैदा होना चालू हो जाते हैं। जी जी जी। इसलिए नैतिकता पर अगर ध्यान दिया, नैतिकता इसी को कहते ही है, इस सबको समझो, सबको लेकर के चलो। कहते हैं पहले एक नैतिक शिक्षा करके पुस्तक होती थी, नैतिक शिक्षा करके पुस्तक होती थी, जिसमें अलग अलग कहानियाँ होती थी, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, रिश्तों के प्रति अलग अलग होती थी उसमें। तो शायद हमें नहीं लगता कि अब वो है, वो तो ना के बराबर हो गई है अब। आज हमारे बचपन की नैतिकता आपको बता रहे हैं कि अगर ये 4 खाना लुंगी जो पहनते हो, जी जी, हाँ, और रंगे रंगे होता था कि मुसलमान पहनते हैं, जी जी, इसको नहीं दूर है, तो उसका वो चिन्ह है, जी जो चौकंडी कपड़ा ये सब पहनते थे, ये उनका चिन्ह था। किनका? काला कपड़ा वो उनका चिन्ह था, उनका चिन्ह था। हाँ, लेकिन अब वही चीज़ सबको ज़्यादा आज हमारे ही जैसे देखते हैं, हमारे यहाँ इसी गांव में देखते हैं। आप देखेंगे कि नहीं तो कम से कम 10-12 देवियाँ ऐसे हैं, वो सब काले कपड़ा पसंद, फैशन बन साड़ी, गया, फैशन हो गया। और पुरुष वगैरह जो हैं वो भी सब काले में आ गए हैं। और हमारे यहाँ अभी भी रामलीला होता है, उसमें काला कपड़ा पहन करके जो आ जाए ये राक्षस है, वो राक्षस बन गया। जी। तो ये सब पहले की चीज़ें थी, पहचान थी, लेकिन अब तो हर इच्छा भगवान है। गुरुजी ये आपका जो अनुभव है, आपका जो उम्र है 92 ईयर, आपने बताया 92 वर्ष हो गए हैं, इस अनुभव के हिसाब से वर्तमान पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ संदेश आप दें जो उनके लिए शिक्षाप्रद हो। क्या आप उनको कुछ अपने मुखारबिन से कहना चाहेंगे कि वो सबसे मुख्य एक चीज़ हमारे दिमाग में है जी, कि अगर हमारे हर प्रदेश के कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि 50-60 के बाद के वो विद्यालय में उनको कुछ समय दिया जाए बाद वाली, और वो नैतिकता का संचार डाले, हमारे ये समझ में आता है और बड़ा असर पड़ेगा। गुरुजी एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं बताऊं उस कहानी को। जैसा कि हम लोगों ने कहानी सुना है, हमारे दर्शक भी इस कहानी को सुने होंगे। कहा जाता है कि एक गांव में कहीं शादी पड़ी हुई थी,
शादी की जिसके घर में पड़ी होती है वो एक ही शर्त रखता है, मैं आपके यहाँ से शादी करूँगा, लेकिन कोई बूढ़ा आदमी बारात में नहीं आएगा, कोई बूढ़ा आदमी बारात में नहीं आएगा। इस बात पे जब शादी तय हो जाती है तो वर पक्ष के जो लोग होते हैं वो बारात लेकर जाते हैं, लेकिन घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, नाना होते हैं, वो जिद कर जाते हैं, कहें नहीं मुझे जाना ही है, कहें मुझे बारात में जाना ही है। तो भाई जब वो बहुत जिद कर लेते हैं तो उनको क्या किया जाता है, गाड़ी के डिग्गी में उनको भर के लेके जाया जाता है। जब वहाँ बारात में पहुँचते हैं, दुबरा चाल लगता है। दुबरा चाल लगने के बाद तो वहाँ का जो मुखिया था, कन्या पक्ष का मुखिया जो था, बोलता है शादी एक ही शर्त पे होगी। कहें क्या? कहें मेरे घर के पीछे एक नदी बह रही है, नदी बह रही है, उसको पहले आप पूरा दूध से बहा दो, पहले उसको दूध से बहा दो। तो भाई वहाँ पे जितने नवयुवक लोग थे वो मन में सोचे कि हम दूध की कहाँ से व्यवस्था कर पाएंगे, कहाँ से बहा पाएंगे, तो बारात वापस लेके जाते हैं। तो सब वहाँ से दुबरा चाल लग के वापस आए तो नाना को निकाला गया। भाई नाना बंदर बैठे, उनको निकालो। बूढ़ा अंदर सांस फूल रही है। नाना बोले नाना निकलो अब। कहें क्या हुआ? कहें शादी नहीं हो रहा। अब कहें क्यों नहीं होगा? कहें लड़की का बाप बोल रहा है कि उसके पीछे तालाब है, उसमें दूध बहाओ। बोले कहें इतनी छोटी सी बात है, इस छोटी सी बात के लिए आप बारात वापस लेके जाओगे? बोले नहीं, आप जाके बोलो आप नदी खाली कराओ, मैं दूध की व्यवस्था कर लिया हूँ। खाली कराओ, आप नदी खाली कराओ, मैं दूध की व्यवस्था कर लिया हूँ। और इतनी सी छोटी बात, जैसे हम आप सामने गए, जैसे लड़की के पक्ष के पिता को बोलते हैं तो पिता बोलता है कि कोई बूढ़ा जरूर आया है इस बारात में, बिना बूढ़े के किसी को ज्ञान के नहीं है। तो गुरुजी अनुभव हमेशा बोलता है। जो अनुभवी होते हैं, जो उम्र दराज के लोग हैं, अगर उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में असफल होते ही रहेंगे। हम अपने जीवन की एक बात कह रहा हूँ। हमारे भाभी साहब जो हमको यहाँ लाए थे, इनकी भाई के लड़की की शादी थी, उसमें हम गए थे। संजोग ऐसे हो, बारात वाले ट्रैक्टर उस समय पर शुरू में चला था, सब ट्रैक्टर पर बैठ करके आए और यहाँ जंघई में बिगड़ गया जी। अब सब के सब वहीं रुक गए और बारात तब मियाना कहार चलता था। जी जी। मियाना कहार और दो इनके मेहमान रिश्तेदार ये पहुंच गए थे। तो हमारे रिश्तेदार बोले कि पंडित जी अब क्या होना चाहिए? हम कहा भैया लड़का आ गया है, बाजा आ गया है, दो तीन उनके मेहमान आ गए रिश्तेदार, आप दोबारा चाल लगवाइए। ऐसा ही हुआ। अब वहाँ ये हुआ बारिक पानी मेटा कहाँ है? जी जी। हम कहा लड़का है, ढो लो मेटा में दे आओ। शादी हो गई, तब वो लोग आए, बारात आई। हाँ, समझो कि ऐसे ऐसे समय में कुछ न कुछ विवेक से अपने काम करना ही पड़ेगा। जी जी। कहते हैं असफलता धैर्य की परीक्षा लेती है, सफलता विवेक की। इंसान का ऐसा बोला जाता है। गुरुजी एक छोटा सा और मेरा सवाल है आपसे कि ये जो सरयू पारणी ब्राह्मण होते हैं, इनकी उत्पत्ति और ये कहाँ से आए हैं, जरा इनके ऊपर प्रकाश डालेंगे क्या आप? ब्राह्मण के बालक हो, आपके भी खानदान में ब्राह्मण का कर्म होता रहा और अभी तक चला आ रहा है। बड़े हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है। ब्राह्मण होकर के अपने विषय में जानकारी न होना, ये तो अब क्या कहें। और आपने यह प्रश्न पूछा कि सरयू पालीन ब्राह्मण की उत्पत्ति कैसे है। हरिओम हरिओम। बेटा, सरयू पालीन ब्राह्मण की उत्पत्ति त्रेता युग से हुई, रामा अवतार से। जिस समय पर राघवेंद्र सरकार रामचंद्र जी रावण का वध करके सिंहासन पर आसीन हुए, उस समय सिंहासन पर जब वो बैठते थे तो उनका तेज जो है, मानसिक तेज, वो धूमिल पड़ जाता था। और वो सिंहासन का ऐसा कुछ वरदान था कि अतेज आदमी भी अगर उस पर बैठ जाए तो तेजवान हो जाता था। लेकिन ये महान तेजस्वी होते हुए भी इनका तेज खत्म क्यों हो गया? यह प्रजा में बहुत बड़ा एक संदेश गया, भ्रम गया।
प्रजा जो है भरतलाल से कहा, महाराज इस विषय पर हम लोगों को बड़ा चिंतन है कि राघवेंद्र सरकार तेजवान होते हुए न मालूम क्यों तेज नहीं दिख रहा है। बोले हाँ भैया लगता तो है। बोले तो इसका हल निकालो क्यों। भरतलाल ने वशिष्ठ जी से कहा, महाराज सिंहासन पर भगवान बैठते हैं फिर भी उनका तेज क्यों कम है। बोले वाह भरतलाल बड़ा अच्छा प्रश्न है। रामचंद्र को ब्राह्मण हत्या लगी है और ब्रह्म हत्या के प्रकोप से जो तेज है, सिंहासन का तेज है वो कम है। तो भरतलाल ने कहा, प्रभु तो उसका निवारण, राम को ब्रह्म हत्या लगी है तो उसका निवारण कैसे होगा। बोले 16 बटुक ब्राह्मण। कितना? 16 बटुक ब्राह्मण। 16 बटुक ब्राह्मण लाए करके रामचंद्र जी अपने कर कमलों से उनका विधिवत यज्ञोपवीत कराएं। और यज्ञोपवीत करा रहे, यज्ञोपवीत कराने के बाद उनको दक्षिणा से परिपूर्ण करके विदा करें, तब इनका ये ब्रह्मत्य जाएगा। वह समय त्रेता का था। त्रेता में कौन थे यहाँ का ब्राह्मण? आज भी ब्राह्मण लोग श्लोक संकल्प में पढ़ते हैं। 28 में जुगे कल जुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते के देशी। आर्य लोग यहाँ। हनुमान जी और लक्ष्मण लाल ब्राह्मणों के पास गए, सब आर्य थे। उन्होंने बताया कि राम को ऐसा है और 16 बालक दो। सब ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। हो रावण के द्रोही को मैं, रावण ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण द्रोही को मैं अपना बालक नहीं दूंगा। सब इनकार कर गए। अब क्या होगा। तो फिर राजा थे हनुमान जी और लखनलाल जा करके 16 ब्राह्मण तो बालक उठा लाए चोरी से। जबरदस्ती सब जबरदस्ती ले आए। हाँ अच्छा, विधिवत यज्ञोपवीत कराए, सामान से सब लाद करके और फिर लेके गए कि आज ब्राह्मण ये सब देखने पर खुश हो जाएंगे। ब्राह्मणों ने 2 लोग, खबरदार इन बच्चों को हम अपने घर नहीं रखेंगे, हटाओ सब हटाओ। मैं ब्राह्मण वापस लाए। अब विचार होने लगा कि इन ब्राह्मणों को क्या होगा। तो लखनलाल ने वहीं खड़े हो करके अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और खींच करके मंत्र पढ़ करके 40 कोस के राज का एक रेखा बना दिया। वो 40 कोस का राज जो था वो उन ब्राह्मणों का संकल्प कर दिया। वो जो 16 बच्चे थे उनको संकल्प कर दिया गया और वहीं ले जाकर के बसा दिए। समय चलता रहा। तब ये हुआ कि भाई इनका निर्देशन कैसे होगा, किस नाम से इनको जाना जाएगा। नहीं इनकी और आगे कैसे, आगे पीढ़ी। हाँ आगे। इस पर विचार हुआ तो लखनलाल हनुमान जी ये पितृलोक गए। कहाँ? पितृलोक एक लोक है जी। पितृलोक गए और वहाँ से 16 कन्या ऋषियों से मांग करके लाए। तो जो जैसे सब ऋषियों ने दिया बड़ी खुशी से दिया अपनी कन्या को। तो जो गर्ग गौतम सांडिल जितने ऋषि थे वो सब अपनी एक एक कन्या दिए। लेकिन कहा कि हमारी कन्या जिस ब्राह्मण बालक को दी जाए वो हमारे नाम से ही जानी जाए, वो सांडिल माना जाएगा। तब
तब वो सांडे सांडे के नाम गोत्र सांडे इस प्रकार से वितरित कर दिए। मकान बनवा दिए, रहने लगे। कुछ दिन के बाद में बढ़े। जब बढ़े तब फिर महाराज वो नहीं हट रहा है वो अब भिक्षा मांगो। वही कहा गया है कि ब्राह्मण का धन भगवान ने आदेश किया ब्राह्मण के कि तुम स्वतंत्र हो। तब वो भिक्षा में उनके था क्या कि जो बाहर भिक्षा निकलते सब कर्म धर्म के बड़े सच्चे थे। हाँ, तो यहाँ उपधिया पाठक चौबे गुनाहेत ये ब्राह्मण अधिक थे। ये दिखते ब्राह्मण यहाँ के ब्राह्मण तो वो लोग आए जो नहाए धोएं अपने हाथ से बनवाएं पूजा करें, ये सब क्रिया देख करके और पता लगा करके हाँ वहाँ जा करके कि हाँ ये ब्राह्मण है शुरुआत में। उन ब्राह्मणों को कन्या दी गई है, तो 5 बीघा जमीन दी गई है। इधर बनाओ खाओ। अब यहाँ बढ़ने लगे हम लोग इस तरीके से यहाँ आए हैं और जितना वितरण है इस प्रकार से हाँ तो ये सर्दी उपाधि ब्राह्मण की उत्पत्ति है। ये उत्पत्ति है। बहुत अच्छा। 3 और 13 का क्या गणित है, जरा बता देंगे इसके लिए? क्योंकि वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के साथ 3 और 13 का ज्ञान न रहे, तो अगर आप 13 इन्हीं 16 कन्याओं से अलग है इसी में। अच्छा। तो जो कन्या जिस ब्राह्मण को दी गई वो सांडिल गोत्र के नाम से, तो गर्ग गौतम सांडिल ये 3 महान ऋषि थे, ऋषियों में महान ऋषि थे। हाँ, और ये 13 उनसे हाँ, इसलिए 3-13। अच्छा, यही गणित, ठीक है गुरु जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, एक और आखिरी मेरे सवाल क्या मेरे मन की जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर इस संसार की, इस जो समाज की पूरी बागडोर आपके हाथ में दे दी जाए तो आप ऐसा क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे कि समाज के अंदर सुधार हो सके? पूरा बागडोर आपके हाथ में दे दिया जाए और कि कहते नहीं जैसे परिवार का मुखिया होता है उसके हाथ में पूरी डोर होती है, परिवार को जैसे चाहे वैसे नचा दे, तो क्या एक ऐसी चीज़ करना चाहेंगे कि जिससे कि समाज में परिवर्तन आए, समाज में कुछ नई दिशा मिले? इस विषय में कोई नहीं। चलिए गुरु जी, मुझे गुरु जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे आशा करता हूँ उनको भी अच्छा लगेगा। वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार मैं गुरु जी के चरणों में पुनः प्रणाम करूंगा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि से दंडवत प्रणाम है। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने तरफ से आपको दे रहा हूँ एक मंत्र जी गुरु जी। यह आप अपने ही पास रखना और भगवान को आप और तीव्रता दीजिए। हाँ, अच्छा शाम को जी हरि हरि ओम हरि ओम।